नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन का नेक्स्ट जो चैप्टर है उसका नाम है वर्क, पावर और एनर्जी। ठीक है ना, वर्क, पावर और एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस का जो सिलेबस है इसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं ना, इसमें न्यूमेरिकल आता है। ठीक ना, ड्राइंग में थ्योरेटिकल बहुत ज्यादा पूछता है, लेकिन इसमें न्यूमेरिकल आता है। और मैं पहले क्लास से ही बता रहा हूं कि मैं इस पे सारे जितने भी चैप्टर है वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस का, सब पे हम अलग से बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल कराने वाले हैं। अभी हम कंसेप्ट को समझा रहे हैं, ठीक है, कंसेप्ट के साथ दो चार पांच क्वेश्चंस भी करा रहे हैं सारे टॉपिक के अनुसार, लेकिन अलग से आप लोगों को बहुत ज्यादा क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, तो लगातार नोट्स बनाइए, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग समझेंगे फोर्स के बारे में। ठीक ना, फोर्स एक बार आपको समझाए थे, ठीक है, याद है, वेलोसिटी वाले स्पीड वेलोसिटी में आपको समझाए थे फोर्स के बारे में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रिमाइंडर आपको दिला देते हैं क्योंकि इसमें जरूरत है। देखिए, फोर्स मतलब क्या होता है, बल होता है। ठीक है ना, अब फोर्स किसको बोलते हैं? फोर्स हम उसको बोलते हैं जो किसी रेस्ट, जो बॉडी रुकी हुई हो उसको गति में लाए, या गति वाले वस्तु को रोक कर वो रेस्ट में लाए। दोनों ही कंडीशन में हम क्या करते हैं, बल का प्रयोग करते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। ठीक है ना, ये क्या करता है, बॉडी के जो स्टेट है ना, बॉडी का जो पैटर्न है उसको चेंज कर देता है। अगर मान लीजिए कोई वस्तु, गेंद है, यहाँ पर रखा हुआ है, इसमें अगर हम एक धक्का देंगे तो ये क्या होगा, बढ़ना शुरू करेगा आगे की तरफ। हम कर रहे हैं, फोर्स को लगा रहे हैं। और मान लीजिए रोटेट करके आगे आगे की ओर ये बढ़ रहा है, हम क्या करेंगे, इधर से फोर्स लगा इसको रोक देते हैं, तो भी हम क्या कर रहे हैं, इसके स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं। और स्थिति में जो परिवर्तन करते हैं उसी को हम फोर्स कर बोलते हैं। ठीक है ना, किसी भी वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन किया जाता है वो फोर्स के सहायता से किया जाता है। और फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। ठीक है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास मतलब वजन, इंटू एक्सेलरेशन मतलब कोई गति में हो। ठीक है ना, तो मास का हम शॉर्ट में एम लिखते हैं और एक्सेलरेशन का हम लोग ए लिखते हैं। ठीक है, मास का यूनिट क्या होता है, केजी होता है। वजन का यूनिट क्या होता है, केजी में हम लोग किसी वजन को मापते हैं। ठीक है ना, और एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मेजर करते हैं। आप वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन चैप्टर में पढ़े होंगे। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम दोनों को ऐड करें और हम इस तरह से लिखें कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस तरह से लिखे, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन। ये इसको बोला 1 न्यूटन। ये किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन के बराबर होता है। तो केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर को हम लोग न्यूटन के बराबर बोलते हैं। ठीक है ना, वही लिखा हुआ 1 न्यूटन ऐसा यूनिट होता है। और किसके बराबर है, केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है। तो हमेशा याद रखेगा, 1 न्यूटन की जहां भी बात होगा उसका मतलब हुआ केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू 1 न्यूटन। ठीक है ना, 1 न्यूटन ही तो ऐसा यूनिट में हो गया। अगर हम फुट, पाउंड और सेकंड में निकाले, एफपीएस में निकालना चाहे कि 1 न्यूटन या मास इंटू एक्सेलरेशन का एफपीएस में क्या यूनिट होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो केजी है ना, इसको हम लोग पाउंड में कन्वर्ट करते हैं। केजी को हम लोग इसमें पाउंड बोलते हैं। जैसे केक खरीदते होंगे, केक 1 पाउंड 2 पाउंड का था, तो किस मतलब एफपीएस में केक वाले बोलते हैं। ठीक है ना, पाउंड इंटू जो मास पर सेकंड है ना, एफपीएस में फीट पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है, फीट पर सेकंड स्क्वायर। ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, पाउंड, पाउंड इंटू फीट, फीट पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हो जाता है हमारा 1 पाउंड के बराबर। कितना होता है, इक्वल टू 1 पाउंड हो जाता है। ठीक है ना, कितना होता है, 1 पाउंड हो जाता है। तो पाउंड इंटू फीट पर सेकंड स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होता है, 1 पाउंड के बराबर हो जाता है। ठीक है ना, सीजीएस में सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड का हम बात करें तो यहाँ पे वजन, मास का यूनिट क्या था, केजी। यहाँ पे मास का यूनिट सीजीएस में क्या होता है, ग्राम होता है। ठीक है ना, ग्राम होता है। और एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है सीजीएस में, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सीजीएस में जो न्यूटन होता है ना, वो 1 डाइन के बराबर होता है। जो एसआई में 1 न्यूटन होता है ना, वो 1 डाइन के बराबर होता है सीजीएस में। और एफपीएस में 1 पाउंड के बराबर होता है 1 न्यूटन। ठीक है, वही एमकेएस की बात करें, एमकेएस में ही लिखा हुआ है 1 न्यूटन। एमकेएस में क्या होता है, केजी। एमकेएस में क्या होता है,
मास का यूनिट क्या होता है, केजी होता है, और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। दोनों को ऐड कीजिएगा तो न्यूटन के बराबर होता है। मतलब ये तीनों एक ही है, ये तीनों यहां से यहां तक सेम है, 1 2 3। एफपीएस में, सीजीएस में और एमकेएस में न्यूटन का अलग अलग वैल्यू है। 1 पाउंड इक्वल टू 1 न्यूटन के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। ये एफपीएस में लिख दिए, ये सीजीएस में 1 डाइन बोलते हैं इसको, और एमकेएस में 1 न्यूटन बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पे बराबर देखिए, ये सेंटीमीटर है और ये मीटर है, बराबर नहीं है। मैं मतलब ये अलग अलग यूनिट में बराबर है, ठीक है ना। लेकिन अगर दोनों को मिलाइएगा तो 1 केजी में कितना ग्राम होता है, देखिए यहां पर ग्राम था ना, 1000 ग्राम होता है, तो बराबर तो नहीं है ना, बराबर नहीं है। लेकिन ये अपने सीजीएस में, एफपीएस में और एमकेएस में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखते हैं। देखिए 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर होता है। अगर 1 न्यूटन की हम बात करें, ये जो 1 न्यूटन है, 1 न्यूटन है, ठीक है, ये इसको अगर हम किस में लिखें, सीजीएस में लिखना हो तो 1 न्यूटन कितना होता है, 10⁵ डाइन, ठीक है। तो 1 न्यूटन का सीजीएस में लिखे तो जो एक 1 डाइन लिखा हुआ है, तो यहां पे 1 न्यूटन हो जाएगा 10⁵ डाइन, ठीक है। उसी तरह 1 केजी वेट की हम बात करें, 1 केजी वेट वो 9.1 न्यूटन के बराबर होता है। 1 केजी वेट 9.81 न्यूटन के बराबर होता है। 1 पाउंड की हम बात करें तो 4.448 न्यूटन के बराबर होता है, और 1 न्यूटन 0.225 पाउंड के बराबर होता है, ठीक है। तो इस चीज को हम क्यों लिखे हैं, क्योंकि सवाल आपसे पूछा जाता है, यही पूछा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये तो तीनों ध्यान रखना ही रखना है। एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस में फोर्स का यूनिट क्या है, ये फोर्स है, ये सब किसका यूनिट है, फोर्स का, बल का यूनिट है, ठीक है ना। बल का क्या है, यूनिट है अलग अलग, एफपीएस में, सीजीएस और एमकेएस में, ठीक है ना। अगर बल को हम एफपीएस में लिखें तो 1 पाउंड होगा, सीजीएस में लिखें तो 1 डाइन में लिखेंगे, और इसको एमकेएस में तो 1 न्यूटन लिखेंगे। मतलब ये अलग अलग यूनिट है, अलग अलग यूनिट में, ठीक है। और ये न्यूटन को कंपेयर किया है कि कौन न्यूटन कितने बराबर होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसीलिए थोड़ा सा आपको फंडामेंटल बताया, ये पहले हम पढ़ा चुके हैं यूनिट में। अब आगे बढ़ते हैं, अब यहां से शुरू करते हैं वर्क, पावर एंड एनर्जी, ठीक है ना। वर्क, पावर और एनर्जी। तो अगर हम वर्क की बात करें तो वर्क किसको कहते हैं, वर्क किसको कहते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु है, यहां मान लीजिए एक गेंद है, ठीक है ना। इसको इसको हम धक्का देकर पीछे से कोई फोर्स लाकर इसको यहां तक विस्थापित कर दिए, यहां आ गया, तो हम बोलेंगे कि काम किया है, वर्क डन किया है, मतलब ये आपका काम हुआ है। वर्क क्या हुआ, डन हो गया है, तो इसको बोलेंगे वर्क डन, मतलब काम हुआ है। इस वस्तु को हम लोग यहां ला दिए धक्का देकर, मतलब काम हुआ है। अगर हम कहें कि इसमें हम फोर्स लगा रहे हैं, इसमें फोर्स लगा, लेकिन वस्तु का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, ये यहां नहीं आ रहा है, मतलब काम नहीं हुआ है, मतलब काम नहीं हुआ। मतलब फोर्स लगाने से आप डिसाइड नहीं कर सकते कि काम हुआ है या नहीं हुआ है। फोर्स लगाएं, वस्तु टस मस नहीं हुआ, आगे पीछे नहीं हिलडोल किया, आगे पीछे नहीं हुआ, इसके स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो हमने कोई काम नहीं किया। चाहे आप जितना भी मेहनत कर लीजिए, ये दीवार है, इसमें धक्का दे रहे हैं, हम दिन भर धक्का दे रहे हैं, थक गए धक्का दे के, लेकिन दीवार जहां है वहीं पे है, मतलब आपने कोई काम नहीं किया, आपको पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरा, पावर की हम बात करें, पावर क्या होता है कि 30 सेकंड में आपने जो काम किया है ना, उसी को पावर बोलते हैं। 30 सेकंड में किया गया कार्य, 30 सेकंड में किया गया कार्य, मतलब किसी एक पार्टिकुलर यूनिट टाइम में आपने कितना काम किया है, उसको क्या बोलेंगे, काम जो करते हैं उसको बोलेंगे हम पावर। जैसे पावर को हम बोलते हैं, पावर को बोलते हैं हम क्या, वर्क अपन टाइम, इसको पावर, मतलब आपने जो काम किया है उसके लिए कितना समय लिया, उसी को हम पावर बोलेंगे। कि आपके अंदर कैपेसिटी क्या है। मान लीजिए कोई आदमी 1 सेकंड में 100 मीटर दौड़ता है, और कोई 1 सेकंड में 200 मीटर दौड़ता है, किसके पास पावर ज्यादा है, नीचे वाले के पास पावर ज्यादा है। मतलब एक टाइम के रिलेवेंट में, टाइम के रिस्पेक्ट में हम जो काम करते हैं ना, उसको हम पावर बोलते हैं। एनर्जी किसे बोलते हैं, काम करने की कैपेसिटी को क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। काम करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। ये थोड़ा सा डिफिनेशन होगा, आइए डिटेल्स में हम समझेंगे।
डिटेल्स में हम समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे वर्क, कार्य क्या होता है, वर्क क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। मान लीजिए ये कोई ब्लॉक है, ठीक है ना, ये कोई ब्लॉक है, इसको हम पकड़ के इधर खींच रहे हैं, ठीक है ना, इधर पकड़ के हम लोग इधर खींच रहे हैं और ये पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक ये चला जाता है, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे कि हमारा वर्क कितना हुआ है, तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या बोलेंगे, फोर्स, हमने कितना फोर्स लगाया है इधर, ठीक है ना, और बॉडी कितना डिस्प्लेस हुई है, यहां से यहां तक कितना दूरी तय की है, मान लीजिए कि 2 मीटर तय की है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट की हम बात करेंगे यहाँ पर, डी, मतलब अगर 5 यूनिट का फोर्स था यहाँ पे, मान लीजिए कि 5 न्यूटन का फोर्स था, तो 5 न्यूटन का फोर्स हम यहाँ लगाए और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ हमारा 2 मीटर, ठीक है। तो गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 न्यूटन मीटर हुआ, मतलब ये 10 जूल हुआ, न्यूटन मीटर जूल के बराबर होता है। तो हमारा जो वर्क हुआ वो 10 जूल के बराबर हुआ। तो कह सकते हैं कि जो काम होता है ना, जो कार्य होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। आप फोर्स लगाए हैं और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तभी हम उसको बोलेंगे कि कार्य हुआ है, मतलब अपनी पोजीशन से कितना दूरी तय की। अगर दूरी नहीं तय की है, यहां फॉर्मूला देखिए, मान लीजिए वर्क इक्वल टू फोर्स, मान लीजिए 5 न्यूटन है, ठीक है, और दूरी जो दूरी था ये 0 है, तो गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 0 आएगा आंसर। मतलब कोई काम नहीं हुआ, मतलब आप फोर्स लगा रहे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, 0 डिस्प्लेसमेंट है, तो हमारा वर्क क्या हुआ, 0 हो गया, मतलब कोई काम नहीं हुआ। तो केवल फोर्स लगाने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। दूसरा, ये तो पहला कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन समझिए, दूसरा कंडीशन कॉस थीटा का आता है कि आप जो फोर्स लगा रहे हैं उसका डायरेक्शन कैसा है। आप जो फोर्स लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, क्या वो बल डिस्प्लेसमेंट की दिशा में है या उसके अपोजिट में है या उसके परपेंडिकुलर है। तीन तीन कंडीशन हो सकता है। देखिए ये जो ब्लॉक है इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो फोर्स का 3 डायरेक्शन हो सकता है, या तो फोर्स आप इस दिशा में लगाएंगे, ठीक है, या इस दिशा में लगाएंगे एफ, तो हम इसको मान लेते हैं इस डायरेक्शन, इसको भी हम इसी डायरेक्शन को मान के चलते हैं, या पीछे की तरफ लगाएंगे, या इसके ऊपर लगाएंगे, या इसके नीचे लगाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो फोर्स के जो डायरेक्शन होता है ना, उस पर भी हमारा जो काम निर्भर करता है। फोर्स के डायरेक्शन पर भी हमारा कार्य निर्भर करता है। कैसे? क्योंकि जो फोर्स का वर्क का फॉर्मूला है ना, डब्ल्यू एफ इंटू डी कॉस थीटा होता है। डिस्प्लेसमेंट में कॉस थीटा जुड़ा आता है, कॉस थीटा से हम निकालते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसका, कि हमने इस तरह से फोर्स लगाया है, ठीक है ना, और इस तरह से हम खींच रहे हैं, तो खींचने से हमारी बॉडी जो यहां से यहां तक चली जाती है और इसकी डिस्टेंस 2 मीटर है और फोर्स हमने 20 न्यूटन का लगाया था। तो आप देखेंगे कि जो फोर्स का डायरेक्शन है ना और जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, फोर्स का डायरेक्शन और इस वस्तु को जाने का डायरेक्शन दोनों एक ही दिशा में है, दोनों सेम दिशा में है, दोनों सेम में है, तो यहाँ पे थीटा जो होगा वो 0 हो जाएगा। क्या होगा? 0 डिग्री हो जाएगा। थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है और हम खींच भी इसी डायरेक्शन में रहता है। दोनों के बीच का जो एंगल होगा कितना होगा? थीटा डिग्री हो जाएगा। थीटा मतलब 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर रखिए एफ इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, ठीक है ना। फोर्स कितना है भाई? 20 न्यूटन का फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है आपका? 2 मीटर हुआ है। 2 मीटर इंटू कॉस थीटा, तो कॉस 0 हुआ है ना, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों के बीच में कितना है? 0 डिग्री का अंतर है। तो यहां पे और नेक्स्ट लिखेंगे तो 20 इंटू 2 कितना हो गया? 20 दूनी 40 न्यूटन मीटर और कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा 0, कॉस 0 कितना होता है? 1 होता है। तो यहां आ जाएगा 40 न्यूटन मीटर मेरा, और 40 न्यूटन मीटर का मतलब 40 जूल। तो यहां पे हमारा वर्क कितना हुआ? 40 जूल हुआ। क्यों हुआ 40 जूल? क्योंकि हमारा कॉस 0 था, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम था, इसीलिए हमारा क्या हुआ? 40 जूल हुआ। अब थीटा को चेंज कर देते हैं। मान लीजिए हम फोर्स अब इधर लगा रहे हैं, फोर्स हम इधर लगा रहे हैं, ठीक है। तो जब फोर्स इधर लगाइएगा
तो डिस्प्लेसमेंट इधर होगा नहीं होगा, इधर ही होगा। लेकिन मान लीजिए एक फोर्स है इधर हम 2 न्यूटन का लगा रहे हैं, ठीक है, और इधर फोर्स लगा रहे हैं हम 5 न्यूटन का, ठीक है, उधर 5 लगा रहे हैं, इधर 2 का लगा रहे हैं, और हमारा जो बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहां से यहां तक ये 2 मीटर हुआ है, ठीक है। तो इस पे कितना काम किए हैं, कितना काम किए हैं, तो एक तो निकलेगा हमारा एफ इक्वल टू, सॉरी, एक निकलेगा हमारा डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है एफ इंटू डी डिस्प्लेसमेंट कोस थीटा, ठीक है। एक थीटा देखिए, ये जो डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है ना ब्लॉक, ये दोनों के बीच में 180 डिग्री का डिस्टेंस है। इस जो F1 फोर्स है और ये F2 फोर्स है, ठीक है ना, F2 है। F1 जो है डिस्प्लेसमेंट के 180 डिग्री एंगल पे है। कैसे है, एक लाइन है, ठीक है ना, यहाँ पे बिंदु बनाते हैं, इधर फोर्स लग रहा है कितना 2 न्यूटन का, ठीक है ना, 2 न्यूटन का इधर फोर्स लग रहा है F1, और हमारा ये जो ब्लॉक था यहाँ पे अब ये यहाँ तक आ गई है, ठीक है। तो ये ब्लॉक इधर गई, तो दोनों के बीच के जो एंगल होगा कितना होगा 180 डिग्री होगा ना। तो मतलब यहाँ पे जो cos थीटा होगा इस वाले फोर्स के लिए F1 के लिए, तो F1 2 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना तय किया 2 मीटर, 2 इंटू cos थीटा कितना हो गया 180 डिग्री हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो 2 दूनी 4 न्यूटन मीटर, और cos 180 डिग्री कितना होता है -1 होता है, कितना होता है -1। तो डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा -4 न्यूटन मीटर, मतलब -4 जूल, ठीक है, -4 जूल यहाँ पे काम किया गया इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। अब उस डायरेक्शन में निकालते हैं F2 को निकालते हैं, तो डब्ल्यू इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है फोर्स इंटू डी कॉस थीटा। फोर्स कितना है भाई 5 न्यूटन है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 2 मीटर हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे कॉस, जिधर फोर्स है उधर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो कॉस कितना होगा 0 डिग्री हो जाएगा। तो गुना कीजिए 5 दूनी 10 न्यूटन मीटर इंटू कॉस 0 कितना था 1 होता है, तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 10 न्यूटन मीटर हमारा यहाँ पे वर्क हुआ, और ये 10 जूल के बराबर हुआ। अब बताइए कि एक्चुअल में वर्क कितना हुआ है, तो वर्क एक्चुअल में कितना हुआ है डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा हमारा, निकाल लीजिए, ये W1 है और ये W2 है, किधर गया W2 है, तो W1 कितना है भाई -4 जूल है, प्लस में 10 जूल, दोनों घटा दीजिए, ये माइनस ये प्लस है, तो माइनस में कितना होगा, माइनस करने पर कितना होगा 6 जूल। तो एक्चुअल में जो कार्य हुआ है ना 6 जूल हुआ है, क्यों, क्योंकि एक इधर खींच रहा था एक उधर खींच रहा था, तो इधर खींच जो निगेटिव ला रहा था इधर पॉजिटिव में जा रहा था, तो इधर निगेटिव में 4 जूल हुआ काम, और पॉजिटिव में कितना हुआ 6 जूल हुआ, समझ रहे हैं। तो डिपेंड करता है cos थीटा। हम क्यों बता रहे थे कि cos थीटा पे भी डिपेंडेंसी होती है, अगर वर्क का जो हम निकालेंगे वो हमारे cos थीटा पर भी डिपेंडेंसी होता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। कभी कभी क्या होता है कि cos को इस तरह से दिखाता है, मतलब इस तरह से फोर्स को, फोर्स को हम इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट इस दिशा में हो रहा है, तो दोनों के बीच थीटा एंगल बन रहा है, मान लीजिए 30 डिग्री है, 60 डिग्री 70 डिग्री कुछ भी बन सकता है, ठीक है ना, क्वेश्चन में दिया रहेगा, आगे हम करवाएंगे, ठीक है। तो समझ गए कि वर्क किसको बोलते हैं, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल द्वारा किया गया कार्य बल की दिशा में तय की गई दूरी से गुना किए गए बल के परिणाम के बराबर होता है, वही बात बोल रहा है, ठीक है, जो लिखा हुआ है। अब देखिए वर्क हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, काम का क्या होता है केवल मैग्नीट्यूड होता है, उसका कितना काम हुआ है, डायरेक्शन नहीं, तो किधर हुआ है किस दिशा में, ये होता है क्या, नहीं होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, काम कितना हुआ ये पता चलता है, क्योंकि अभी देख रहे थे ना 10 जूल 4 जूल 5 जूल, ये पता चलता है कि काम हुआ है, लेकिन किधर काम हुआ ये पता नहीं चलता है। तो केवल मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो डायरेक्शन नहीं हो, तो वो क्या है स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब अदिश राशि होती है, जिसको हम बोल सकते हैं कि ये अदिश राशि है, ठीक है, बोल सकते हैं ये क्या है अदिश राशि है। और जो वर्क का एसआई यूनिट होता है ना वो जूल होता है, वर्क का जो एसआई यूनिट होता है क्या होता है जूल होता है। तो अगर प्रश्न आपसे पूछेगा कि वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है, तो आप बोलेंगे जूल होता है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे बोल रहा है कि एक आदमी है जिसपे इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, क्योंकि ये नीचे एक बैग लेकर चल रहा है, ठीक है ना, बैग में मान लीजिए 5 kg का वजन है,
5 kg का वजन है तो खींचेगा ना ऊपर की तरफ, तब तो ये टंगा हुआ है, ये नीचे की तरफ नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई इसमें फोर्स लगा ऊपर की तरफ ऐसे खींचा हुआ है, तो ये अपने मुट्ठी से पकड़ के ऊपर की तरफ खींच रहा है, ठीक है ना, खींच रहा है, तो फोर्स किधर लग रहा है? ऊपर की तरफ। और इस बैग का डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? इधर हो रहा है, इस तरफ हो रहा है, ठीक है ना। तो यहां पे अगर फोर्स निकालिएगा, सॉरी यहां पे अगर वर्क निकालिएगा कि इस आदमी द्वारा इस बैग पे कितना कार्य किया गया, इस इंसान के द्वारा इस बैग पर कितना कार्य किया गया, बैग के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो निकालिए एफ इंटू डी कॉस थीटा, ये होता है ना, एफ इंटू डी कॉस थीटा। एफ मान लीजिए कुछ भी, एफ को एफ रहने देते हैं, इंटू डी, डिस्प्लेसमेंट को डी रहने देते हैं, और कॉस थीटा कितना है? 90 डिग्री है, तो कॉस यहाँ पे 90 डिग्री आ जाएगा। और कॉस 90 कितना होता है भाई? देखिए 0 होता है, ठीक है ना। तो एफ इंटू डी आई इंटू 0, डब्ल्यू इक्वल टू, तीनों में, ये दोनों में 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। मतलब यहाँ पे जो कार्य हुआ है W जो हुआ वो 0 हुआ, 0 जूल हुआ है, कोई काम ही नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा था, और cos 90 क्या होता है? 0 होता है, इसीलिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू 0, तीनों मिल के हमारा ये 0 कर दिया, इसीलिए यहाँ पे कोई कार्य नहीं हुआ। तो अगर इस तरह का कोई पिक्चर दे देगा एग्जाम में और बोलेगा कि इसमें कितना काम हो रहा है, तो आपको बताना होगा कि 0 वर्क हुआ है, मतलब नो डिस्प्लेसमेंट नो वर्क, ठीक है। आगे और बताएंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बच्ची इसमें बैठी हुई है और इसके पिताजी इसको इधर खींच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि फोर्स जो है ना, यहाँ पे कितना है फोर्स है? फोर्स का वैल्यू कितना है भाई? 50 न्यूटन है। ये 50 न्यूटन फोर्स से इसको खींच रहे हैं, ठीक ना। दोनों के बीच में थीटा कितना है? 30 डिग्री है। थीटा कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री, ठीक है। और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है? देखिए डिस्टेंस 30 मीटर तय किया है। डी की बात करें तो 30 मीटर ये डिस्टेंस तय किया है। तो वर्क कितना हुआ भाई? कितना काम हुआ? W इक्वल टू एफ इंटू डी कॉस थीटा होता है ना, कॉस थीटा होता है। एफ कितना है? 50 न्यूटन है। डी कितना है? 30 मीटर है, और इंटू कॉस थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे? 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, ठीक है, कॉस 30 डिग्री। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1500 न्यूटन मीटर इंटू कॉस 30 कितना होता है भाई? 0.866, ठीक है। तो W इक्वल टू इतना होगा। अब इसको गुना करके आप आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है, गुना कर सकते हैं ना। तो आंसर न्यूटन मीटर कितना होता है? जूल होता है, तो ये जूल में आ जाएगा, ठीक है। तो वर्क हमारा इतना जूल हो रहा है, मतलब इस गाड़ी पे जो कार्य किया जा रहा है इसके बराबर किया जा रहा है, ठीक है ना। निकल जाएगा ना अब। मतलब हमेशा कॉस थीटा का ध्यान रखना, कहीं कॉस थीटा नहीं दिया हुआ है, मतलब मान के चलिए कि थीटा वहां पे कितना है? 0 डिग्री है, ठीक है ना। जहां पे थीटा नहीं दिया गया वहां पर क्या मानना है? थीटा 0 डिग्री है। कुछ चीजें क्वेश्चन में ही लिखा रहता है, जैसे अभी न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो समझ में आएगा कि थीटा डायरेक्टली नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली वहां पे दिया रहता है, आपको पता नहीं चलता, लेकिन उसी को पता करना। क्वेश्चन को ढंग से पढ़िएगा तब पता चलेगा कि थीटा का वैल्यू वहां पे कितना दे रखा है। समझ गए इसको? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे बोला है कि हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई? हम कह सकते हैं वर्क के बारे में कि डिस्प्लेसमेंट इज 0, वर्क इज 0। देखिए वी कैन से दैट नो वर्क डन, मतलब कोई काम नहीं होगा। अगर हम बोलते हैं कि काम W, जो काम आपने किया है ना वो 0 है, 0 जूल के बराबर है। किस कंडीशन में 0 हो सकता है? 0 जूल हो सकता है। पहला कि अगर बॉडी में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूव ही नहीं की है। मान लीजिए गेंद है और इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, पैर से यहाँ पर धक्का दे रहे हैं, लेकिन ये टसमस नहीं कर रही है, आगे हुए कुछ नहीं हो रही, जहां है वहीं पे स्थिर है। मतलब आप कितना भी फोर्स, कितना भी मेहनत कर लीजिए, कोई काम नहीं हुआ, 0 जूल हुआ है। मतलब नो डिस्प्लेसमेंट नो वर्क। मतलब पटना से आप अपने घर गए, अपने घर से फिर पटना आ गए उसी जगह पे, तो आपने कोई काम नहीं किया, ठीक है ना। नो डिस्प्लेसमेंट नो 0, फोर्स इज 0। अब पता ही है कि W वर्क का होता है F इंटू डी कॉस थीटा होता है। अब इसमें
तीनों में से कोई जीरो होगा तो वर्क जीरो हो जाएगा। तो बोल रहा है कि हम फोर्स को जीरो करते हैं, तो फोर्स को जीरो कीजिए, 0 इंटू डी कॉस थीटा, और जीरो से किसी में गुना करते हो उसको क्या बनाता है, ये जीरो बना देता है, तो 0 जूल हो जाएगा। मतलब वर्क यहाँ पे जीरो हो जाता है जब फोर्स जीरो हो जाता है। मतलब फोर्स नहीं लगाएंगे तो काम ही नहीं होगा, बल नहीं लगाएंगे तो कोई काम होगा नहीं होगा। फिर बोला कि द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू द ईच अदर। बोल रहा है यहां पे क्या बोल रहा है कि अगर फोर्स, मान लीजिए ऐसे फोर्स हम लगा रहे हैं, ये फोर्स है, और डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, कोई बॉडी यहां पर था, एक गेंद था, इसको इधर खींचा जा रहा है और ये इतना दूरी तय करती है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का अगर एंगल रहेगा तो हम बोलेंगे कि काम नहीं हुआ है, वहां पे भी वर्क क्या होता है, जीरो होता है, 0 जूल होता है वर्क। कैसे होता है, अभी बताए थे आपको कि वर्क इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू डी कॉस थीटा। तो यहां पे बाबू एफ क्या है, एफ को एफ मानते हैं और डी को डी मानते हैं, कॉस थीटा है तो कॉस 90 डिग्री है ना दोनों के बीच में, तो कॉस 90, और आपको पता है कि जो cos 90 होता है, ये जो cos 90 होता है ये 0 के बराबर होता है। अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तीनों में तो हमारा जो वर्क होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 जूल हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए कह सकते हैं कि अगर हमारा फोर्स और डिस्टेंस दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लंबवत है, उस कंडीशन में हमारा काम क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, भारी है, बिल्कुल आसान है। अब आइए यहां पे थोड़ा सा समझ लीजिए वर्क के यूनिट के बारे में। बोल रहा है कि शुरू में हम बताए थे कि वर्क का जो यूनिट होता है ना वो क्या होता है भाई, जूल में होता है। ठीक है ना, किस में होता है, जूल में। कैसे जूल में होता है, वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर। तो जो न्यूटन मीटर होता है ना वो जूल के बराबर होता है, वही लिखा हुआ है। एक जूल जो होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर के बराबर होता है, तो 1 न्यूटन मीटर क्या होता है, 1 जूल होता है। ठीक है, अब एब्सोल्यूट यूनिट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, एब्सोल्यूट यूनिट की बात कर रहा है। देखिए आप समझिए, सीजीएस सिस्टम में हम बात करें, सीजीएस में वर्क का जो यूनिट होता है इसको हम लोग 1 अर्ग बोलते हैं। 1 अर्ग बोलिए, या जो 1 वर्ग होता है 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर होता है। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, 1 अर्ग बोलते हैं। वहीं एफपीएस में बोले, फुट पाउंड सेकंड की हम बात करें, एफपीएस में जो वर्क होता है 1 फुट पाउंडल, 1 फुट पाउंडल होता है। कैसे होता है, 1 पाउंडल इंटू 1 फुट, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 फुट पाउंडल होता है, किसमें, एफपीएस में वर्क का यूनिट। और एमकेएस में क्या होता है, जूल होता है। ये जूल कैसे होता है, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। तो आप तीनों को याद रखेंगे। अगर आपसे पूछेगा कि वर्क का जो यूनिट होता है, सीजीएस में क्या होता है, अर्ग होता है, एफपीएस में क्या होता है 1 फुट पाउंडल होता है, और एमकेएस में क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना होगा। इसी के अलावा कुछ यहाँ पे जूल के बारे में दिया गया, 1 जूल 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। ठीक है ना, और 10 टू पावर 5 डाइन इंटू 100 सेंटीमीटर होता है। अगर हम इसको बात करें एफपीएस में, फुट पाउंड सेकंड में, एफपीएस में क्या होता है 1 जूल 10 टू पावर 5 इंटू 100 सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक है, कैसे हो जाता है कि यहाँ पे न्यूटन जो होता है ना, 1 न्यूटन कितना होता है, 1 न्यूटन 10 टू पावर 5 डाइन के बराबर होता है ना। यहाँ पर सही से समझा लिख देते हैं। देखिए जूल की हम बात करें तो जूल क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर होता है। तो न्यूटन जो होता है ना, 1 न्यूटन की हम बात करें तो 10 टू पावर 5 डाइन होता है। ठीक है ना, और मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो कह सकते हैं कि एफपीएस में जो 1 जूल होगा वो कितना होगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, उसी तरह से ये दोनों को मल्टीप्लाई किया 10 टू पावर 7 डाइन सेंटीमीटर होता है, ये क्या होता है 1 जूल होता है। ठीक है ना, अगर इसको डाइन सेंटीमीटर को हम अर्ग लिखते हैं ना, देखिए डाइन सेंटीमीटर क्या बोलते हैं, अर्ग बोलते हैं, 1 अर्ग है ना, डाइन इंटू सेंटीमीटर, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 टू पावर 7 अर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, कि अगर 1 जूल होता है 1 न्यूटन मीटर के बराबर, और
इक्वल टू होता है 10⁻7 अर्ग, ERGS, अर्ग्स, ये ठीक है, ये यूनिट है, ध्यान में रखना है, कोई बड़ी बात नहीं है, आसान है, समझ लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा वीडियो को बार बार देखिएगा, सब समझ में आएगा। आइए आइए क्वेश्चन करते हैं। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है ना। बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट, क्या बोल रहा है भाई वो, पहला क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट इज हॉरिजॉन्टली ड्रैग्ड अक्रॉस द सरफेस बाय द 100 न्यूटन। बोल रहा है कि कोई वस्तु है जो उसको हॉरिजॉन्टली हम खींच रहे हैं 100 न्यूटन के फोर्स से, ठीक है, एक्टिंग पैरेलल टू द सरफेस, और ये जो फोर्स है ना इस सरफेस के पैरेलल में है, ठीक है। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ वर्क, बोला कि वर्क डन निकालिए, वर्क डन कितना हो रहा है, बाय द फोर्स इन मूविंग द ऑब्जेक्ट थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर। बोला कि ये वस्तु को जब खींच रहे हैं तो ये वस्तु कुछ यहां तक आ रही है और दोनों के बीच की जो दूरी है वो 8 मीटर है। तो डाटा देखिए, पहले गिवन डाटा देखिए, हमारा फोर्स दिया हुआ है कितना, 100 न्यूटन, डिस्टेंस दिया हुआ है हमारा कितना है, 8 मीटर दिया हुआ है ना, और थीटा की हम बात करें तो बोल रहा है कि सरफेस के पैरेलल, ठीक है ना, जो हम खींच रहे हैं, जो खींचने के फोर्स की जो दिशा है वो पैरेलल है कि सरफेस के, और हमारा बॉडी भी इधर मूव कर रहा है, तो दोनों के बीच के जो एंगल होगा ना वो 0 डिग्री है, ठीक है। तो थीटा कितना है यहाँ पे, 0 डिग्री। वर्क इक्वल टू हमको मालूम है फोर्स इंटू डी कोस थीटा होता है ना। तो फोर्स कितना है हमारा पे, यहाँ पे 100 न्यूटन फोर्स है, और डी कितना है, 8 मीटर है, और कॉस थीटा कितना है, 0 है, कॉस यहाँ पे 0 डिग्री। तो इसको लिखिए 100 इंटू 8, 800 न्यूटन मीटर हो गया, और कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, इंटू 1। तो बोल सकते हैं ना कि W इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 800 न्यूटन मीटर, मतलब 800 जूल हो गया। तो आंसर क्या होगा, W इक्वल टू 800 जूल। कितना काम हुआ, 800 जूल काम हुआ। भारी है नहीं, आसान है। ये दूसरा नंबर हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहा है, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई एक बॉडी है जो 2 मीटर की ऊंचाई से 2 मीटर की ऊंचाई से नीचे की तरफ गिराई जा रही है यहां तक, ठीक है ना, ये सरफेस है, ये 2 मीटर यहां से यहां तक कितना है, 2 मीटर है, ठीक है, 2 मीटर। तो डी इक्वल टू कितना हो गया, 2 मीटर। और जब ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा था तो इसका जो एक्सेलरेशन था बॉडी का, मतलब गुरुत्वाकर्षण फोर्स था, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, ए इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। बॉडी का मास का जिक्र नहीं है, लेकिन मास इक्वल टू हम एम इक्वल टू मान लेते हैं यहाँ पे 1 kg, ठीक है, 1 kg। ये डेटा दिया हुआ है। अब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि नीचे की तरफ लगेगा तब तो बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, और डिस्प्लेसमेंट भी इसी दिशा में है, तो मतलब थीटा यहाँ पे हम लोग 0 डिग्री मान सकते हैं ना, कि ये जो बॉडी है वो नीचे की तरफ गिर रही है, तो मतलब इस पे जो फोर्स होगा इसी की तरफ होगा, और डिस्प्लेसमेंट भी इसी की तरफ है, मतलब दोनों के बीच में जो थीटा है वो 0 डिग्री है। तो जैसा कि फॉर्मूला है, फॉर्मूला के अनुसार क्या होता है, वर्क इक्वल टू क्या आता है, एफ इंटू डी कॉस थीटा होता है ना। अब एफ का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, एफ इक्वल टू एम इंटू ए होता है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को हम जी लिख सकते हैं क्या, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही नीचे जा रहा है, तो ए को हम जी लिख सकते हैं। तो एफ इक्वल टू लिख सकते हैं मास इंटू जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये लिख सकते हैं ना। तो एफ की जगह पे एम इंटू जी लिख देते हैं हम, इंटू डी कॉस थीटा कितना है, कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री। अब एम कितना है हमारा, 1 kg है, एम कितना है हमारा 1 kg है, जी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
और डी कितना है, तो 2 मीटर की दूरी तय की है, 2 मीटर क्या हो गया हमारा, डी हो गया डिस्टेंस, और cos 0 1 होता है, ठीक है, cos 0 1 होता है। तो इसको चेंज कीजिएगा वर्क में, तो हमारा हो जाएगा 10 दूनी 20, 10 दूनी कितना होगा 20 kg, 20 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, हो जाएगा। ये मीटर स्क्वायर होगा सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 20 जूल, ठीक है, 20 जूल के बराबर हो जाएगा। तो हमारा अल्टीमेट आंसर कितना आएगा, 20 जूल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन आता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि ए फोर्स 10 न्यूटन, कोई फोर्स है 10 न्यूटन का, और एक्सलेट ए बॉक्स ओवर डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर। कितना दिया है फोर्स, बोल रहा है कि हमारा 10 न्यूटन है, ठीक है, और बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है डी हमारा 2 मीटर है, ठीक है। द फ्लोर इज रफ, फ्लोर क्या है, रफ है, उबड़ा खबड़ा है, ठीक है ना। ए फ्रिक्शन फोर्स एफ के 2 न्यूटन, बोला कि ये तो फोर्स हो गया जो आगे की तरफ खींच रहा है, एक फ्रिक्शन फोर्स बोल रहा है एफ के, फ्रिक्शन फोर्स घर्षण बल, वो बोला कि 2 न्यूटन ये पीछे की तरफ लगा रहा है, 2 न्यूटन ये पीछे की तरफ लगा रहा है। डिटरमाइन द नेट वर्क डन ऑन द बॉक्स, नेट वर्क डन ऑन द बॉक्स डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो आप देखिए वस्तु की स्थिति को देखिए, पहले वस्तु ये है, ठीक है, इसको कोई एक फोर्स से 10 न्यूटन के फोर्स से आगे की तरफ खींचा जा रहा है, ठीक है, और बॉडी कुछ देर बाद यहां तक पहुंच जाती है, यहां तक पहुंचती है, तो दोनों के बीच की जो दूरी होता है कितना होता है, 2 मीटर, ठीक है। लेकिन जब हम खींच रहे होते हैं उस समय एक पीछे की तरफ एक बल लग रहा था 2 न्यूटन का, जिसको फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। ये फ्रिक्शन फोर्स क्या है, घर्षण बल, खींचेंगे वस्तु को तो घर्षण होगा ना, तो पीछे की तरफ खींच रहा था। तो हम करेंगे क्या, ये इसको मान लेते हैं F2 और इसको मान लेते हैं F1। तो निकालते हैं पहले हम क्या, F1 वाला वर्क निकालते हैं। तो यहाँ पे निकालिए, W1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इंटू डी कॉस थीटा हो जाएगा। F कितना है 10 न्यूटन है, और D कितना है 2 मीटर है, और कॉस थीटा कितना है, कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थीटा यहाँ पर 0 होगा, क्यों होगा 0, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी है। जिस डायरेक्शन में फोर्स इधर लग रहा है उसी अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन दोनों के बीच एंगल कितना है 180 डिग्री, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले इसको देखते हैं, तो इसको कॉस थीटा 0 डिग्री है तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से 10 दूनी 20 न्यूटन मीटर, मतलब 20 जूल काम हुआ, W1 हो गया। W2 की बात करें तो FD, इस यहाँ भी क्या होगा, FD F2 हो जाएगा, यहाँ पे F1 था, F2 D cos थीटा, ठीक है। तो F2 कितना है भाई 2 न्यूटन, 2 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका 2 मीटर, इसका भी डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर हो गया, ठीक है। और कॉस यहाँ पे 180 डिग्री होगा, कॉस जो थीटा होगा 180 डिग्री होगा। क्यों 180 डिग्री होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है और फोर्स उधर लग रहा था, फोर्स इधर रहा था, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है, तो दोनों के बीच कितना 180 डिग्री का कोण बन रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 2 4 न्यूटन मीटर इंटू कॉस 180 डिग्री -1 होता है। तो यहाँ जो W2 आया ना, कितना आया -4 जूल आया, ठीक है, -4 जूल आ गया। अब जो फाइनल वर्क है, वर्क निकालिए, तो वर्क क्या होता है W1 माइनस W2 कर देंगे। तो W1 कितना है हमारा 20 जूल है, 20 जूल माइनस 4 जूल इक्वल टू 16 जूल आंसर हो गया। W इक्वल टू कितना होगा 16 जूल, इस पे काम हुआ है। क्यों घट रहा है, क्योंकि एक पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था। भारी है, आसान है, बस इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। खुद से कीजिएगा तो बहुत जल्दी इजीली हो जाएगा, टेंशन नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन है कि नहीं। एक क्वेश्चन और दिख गया, चलिए इसको भी करते हैं। बोल रहा है कि मोहन एक वस्तु को 20 न्यूटन के बल से धक्का देता है, अतः वस्तु 7 मीटर की त्रिज्या के साथ वृत्ताकार गति से चलती है। मोहन द्वारा 2 गुना वृत्ताकार गति के लिए किए गए कार्य ज्ञात कीजिए। देखिए
बोल रहा है कि कोई एक वस्तु है, ठीक है ना, ये वस्तु हो गया जिसका मास m kg है और ये एक सर्कुलर पाथ में इस तरह से ये मूव कर रही है, ठीक है, मूव कर रही है। तो यहाँ पे मोहन खड़ा है, ठीक है ना, यहाँ पे मोहन खड़ा है और अपने हाथों से इसको धक्का देता है, मारता है, तो ये इधर की गति करना शुरू करती है, ठीक है ना, ये वृत्त का सेंटर है, ये घूमते हुए ऐसे यहाँ पर फिर आती है, फिर मोहन धक्का देता है, फिर ये घूमते हुए यहाँ पे आ जाती है। तो बोल रहा है कि मोहन द्वारा किया गया कार्य बताइए कि मोहन ने इस पे कितना काम किया। तो देखिए बाबू, यहाँ पे फोर्स कितना दिया है भाई, 20 न्यूटन, ठीक है ना, 20 न्यूटन फोर्स दिया है, ठीक है, और रेडियस दिया है, मतलब आर दिया है यहाँ पे 7 मीटर, ठीक ना, ये रेडियस है, इसको बोल रहा है कि 7 मीटर रेडियस है। ये वस्तु का डिस्प्लेसमेंट नहीं बता रहा है कि वस्तु कितना डिस्प्लेस, ये नहीं, ये वृत्त का रेडियस है, इसी रेडियस में ये घूम रही है। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहाँ से वस्तु चलना शुरू किया था, पहली बार यहीं आकर रुका, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन 0 हुआ, फिर दोबारा धक्का दिया, फिर यहाँ से घूमता हुआ फिर जाके यहीं रुक गया, फिर विस्थापन 0। अगर इधर कहीं रुकता तो हम इतना डिस्टेंस मान लेते, लेकिन ये बार बार यहीं पर जाकर रुक रहा है, जहां शुरू हुआ है वहीं पर रुक रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट, हम डी की बात करें तो 0 हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0 हो गया। तो फॉर्मूला के अनुसार क्या होता है, वर्क एफ इंटू डी कॉस थीटा, यही होता है ना। अब यहाँ पे एफ तो है 20 न्यूटन का दिया है, फोर्स कितना है 20 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है हमारा, 0 हो रहा है, जहां से था वहीं पर रुक गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। कॉस थीटा जो भी हो, मान लीजिए कॉस थीटा यहाँ लिख देते हैं, कॉस थीटा भी जो भी हो, उससे मतलब जब ये 0 हो गया तो मल्टीप्लाई है तीनों का, तो क्या हो जाएगा हमारा 0, मतलब जो मोहन बाबू काम किए थे वो 0 जूल किए हैं, कोई काम नहीं किए हैं। इसीलिए ऐसा काम करिए, ऐसा पढ़ाई कीजिए जिससे कुछ होना चाहिए। काम कर रहे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 है, मतलब कुछ नहीं, पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन एक भी सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, एक भी नहीं याद हो रहा है, मतलब आपका काम 0 था, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन कभी ध्यान से पढ़िएगा तो आपको सोल्यूशन नजर आएगा, ठीक है।